हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे क्लास 9th साइंस एक्सप्लोरेशन बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है जर्नी इनसाइड द एटम। इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर की बहुत इजी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे और बहुत ही आसान लैंग्वेज में करेंगे। आपको बस ये वीडियो लेक्चर सुनना है, सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा और साथ साथ में अपने साथ में एक नोटबुक लेकर बैठें। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते जाएं ताकि आपको जो भी समझ में आए, आपके कंसेप्ट जो भी क्रिस्टल क्लियर हो, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। तो ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इस चैप्टर की हमारे पास में फर्स्ट डेफिनेशन है एटम। एटम क्या होता है? एटम का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मैटर की जो सबसे छोटी से छोटी यूनिट होती है उसको हम एटम बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने रेत देखा होगा, तो जो रेत होता है उस रेत का आप एक छोटा सा कण उठा लीजिए। आपने रेत का कण देखा है कितना छोटा होता है, बिल्कुल एक पॉइंट के बराबर होता है रेत का जो कण होता है। आपने देखा है रेत का जो एक कण होता है, एक कण उठाना है, बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल उस रेत का, वो कितना छोटा होता है वो उठा लेना है। उस रेत के कण के 1000 टुकड़े करने हैं। तो अब क्या करना है, उन 1000 टुकड़ों में से दोबारा से फिर एक कण दोबारा से फिर से उठा लेना है। तो जब वो कण उठाया है उस कण के दोबारा से फिर से 1000 टुकड़े कर देने हैं। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलती जाएगी। तो लास्ट में एक पार्टिकल ऐसा बचेगा जिसके आगे और टुकड़े नहीं हो पाएंगे। तो वही होती है किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम एटम बोलते हैं। तो जो एटम होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है ऑफ ऑल सब्सटेंस। सारे जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो मैटर से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि वो मैटर से मिलकर बने हैं इसलिए वो बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हम कोई भी बिल्डिंग बनाए या फिर कोई इमारत बनाए, हमारे घरों को बनाने के लिए सबसे छोटी से छोटी यूनिट जिसकी ज़रूरत होती है वो होती है ईंट। तो बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगी किसी भी इमारत की, वो होगी ईंट। ऐसे ही कोई भी सब्सटेंस है उसकी बिल्डिंग ब्लॉक होती है, वो क्या होती है? एटम। तो एटम क्या हुआ? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सब्सटेंस। उसको क्या बोलते हैं हम? एटम। ये थी एटम की डेफिनेशन। आई होप आपको पता लग गया होगा कि एटम किसको बोलते हैं। तो जो ये अगला पार्ट है साइंटिस्ट एंड डिस्कवरी, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, क्योंकि इस पार्ट में से एग्जाम के अंदर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। ये साइंटिस्ट के नाम और उन साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की है वो याद रखना है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास में आचार्य कनाड। आचार्य कनाड ने क्या डिस्कवरी की थी? परमाणु की डिस्कवरी की थी। तो ऐसे ही एक और साइंटिस्ट थे जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन ने एटॉमिक थ्योरी की डिस्कवरी। नेक्स्ट है हमारे पास जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अगले साइंटिस्ट आते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। आगे आते हैं नील्स बोहर। नील्स बोहर ने सेल मॉडल की डिस्कवरी की। नेक्स्ट आते हैं जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। और जितने भी ये साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी है ये याद रखना है, ये पेपर में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में अर्ली एटॉमिक थ्योरी, जो सबसे पहले एटम के ऊपर थ्योरी आई थी। तो इसके ऊपर पहली थ्योरी है, पहली थ्योरी आचार्य कनाड ने दी थी। आचार्य कनाड ने क्या बोला था? आचार्य कनाड कॉल्ड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल परमाणु। आचार्य कनाड ने सबसे छोटे से छोटे पार्ट को क्या बोला? परमाणु। परमाणु का ही मतलब होता है एटम। कोई भी हमारे संसार की कोई भी वस्तु है सभी की सभी एटम से मिलकर बनी है। और ये सबसे पहले किसने बताया था? आचार्य कनाड ने बताया था। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका डेमोक्रिटस कॉल्ड इट एटम्स। जो डेमोक्रिटस अगले साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसी सेम परमाणु को एटम बोल दिया था, जिसका मतलब होता है मीनिंग इंडिविजुअल। इन 1808 जॉन डॉल्टन प्रोपोज द फर्स्ट साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी। 1808 में जॉन डॉल्टन एक और साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने पहली साइंटिफिक थ्योरी दी। साइंटिफिक थ्योरी का मतलब है उन्होंने सबसे पहले, किसने सबसे पहले? जॉन डॉल्टन ने सबसे पहले साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी दी। कहने का मतलब ये है सबसे पहले एटम इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। हर एक पार्टिकल के अंदर, हर एक सब्सटेंस के अंदर, कोई भी वस्तु है उसके अंदर एटम होता है। उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? जॉन डॉल्टन ने बताया था। जॉन डॉल्टन से पहले जो भी साइंटिस्ट थे वो सिर्फ अनुमान लगा रहे थे कि कोई भी सब्सटेंस होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उनके पास में कोई भी प्रूफ नहीं था कि एटम होता है। जैसे आचार्य कनाड आ गया इसके
अंदर डेमोक्रिटस आ गया। इन्होंने जस्ट थ्योरी दी थी जो कि इमेजिनरी थ्योरी थी और उसका कोई प्रूफ नहीं था कि कोई भी पार्टिकल एटम से मिलकर बनता है। उसके बाद में जब 1808 में जॉन डाल्टन आए तो उन्होंने पहली बार बताया कि एटम नाम की कोई चीज़ होती है। उन्होंने डिस्कवरी की, इसके ऊपर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया और इसका सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था ये। तो अब बातें हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने क्या बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया कि जितने भी मैटर होते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी एटम्स। जो भी मैटर है, मैटर मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, वो सारी की सारी टिनी मतलब सबसे छोटे से छोटे एटम से मिलकर बनी है। एटम्स आर इंडिविजिबल। एटम्स इंडिविजिबल होता है। इंडिविजिबल का मतलब एटम को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम होते हैं, सेम सेम। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं सेब की टोकरी के अंदर बहुत सारे सेब को रख दूं, जो सेब हैं उस टोकरी के अंदर वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब जो सेब हैं दिखने में एक दूसरे के जैसे हैं, सेम कलर है उनका। सेम ऐसे ही जो एटम होते हैं किसी भी एलिमेंट के वो सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम अलग अलग होते हैं। जैसे मैं एक प्लास्टिक की चेयर ले लूँ और एक लकड़ी का कुछ भी ले लूँ मैं, तो जो प्लास्टिक के अंदर के जो एटम होते हैं वो लकड़ी के अंदर के एटम से दिखने में अलग होते। सबसे पहले एटम की जो एक्सपेरिमेंटल थ्योरी दी थी वो जॉन डाल्टन ने दी थी, लेकिन जॉन डाल्टन ने भी कुछ मिस्टेक करी थी, कुछ गलती करी थी, जिसके कारण जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। तो इनकी थ्योरी में जो कमी रह गई थी, तो इनकी कमी को दूर करने के लिए ही हमारे पास में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है जे जे थॉमसन। तो जे जे थॉमसन इनकी कुछ कमियों को दूर करते हैं और अपनी खुद की थ्योरी बनाकर देते हैं एटम के ऊपर कि एटम कैसा होता है, उसके ऊपर ये अपनी थ्योरी देते हैं। तो इनकी थ्योरी का नाम होता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल बोलते हैं इसको, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। प्लम का मतलब होता है जो तरबूज होता है। इन्होंने एटम को एक तरबूज के स्ट्रक्चर के जैसा बताया है। जैसे एक तरबूज होता है, तरबूज के अंदर लाल लाल पार्ट होता है और उस लाल लाल पार्ट के अंदर बीज फंसे हुए होते हैं। तो ये बोलता है जैसे मेरे पास में ये तरबूज हो गया, तरबूज के अंदर ये लाल लाल पार्ट हो गया और इसके अंदर मान ले कि ये तरबूज के बीच बीच में बीज फंसे हुए हैं। तो जो ये बीज है, इन बीजों को वो बोलता है कि ये तरबूज के अंदर जैसे बीज बीच बीच में फंसे हुए होते हैं, वैसे ही एटम के अंदर भी जो नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको ये इलेक्ट्रॉन बोलता है, वो कहता है कि जो ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर फंसा हुआ रहता है। और एटम के अंदर कैसे फंसा हुआ रहता है? जैसे तरबूज के अंदर ये लाल लाल पार्ट है ना, वैसे ही एटम के अंदर पॉजिटिव पार्ट होता है। पॉजिटिव पार्ट इस लाल लाल पार्ट के जैसा होता है जो कि पूरे एटम के अंदर फैला हुआ रहता है। तो उस पूरे पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन फंसे हुए रहता है, ये बोलता है जे जे थॉमसन। तो आइए इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है इन 1897 में जे जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। जे जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। और जो ये लाइन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से एग्जाम के अंदर MCQ क्वेश्चन बन के आएगा, तो इसको नोट कर लेना है। He suggested that an atom is a positive charge sphere। वो कहता है कि जो एटम होता है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर का मतलब है एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल फैला हुआ रहता है। जैसे एक तरबूज के अंदर लाल लाल पार्ट पूरा फैला हुआ रहता है ना, ऐसे ही किसी भी एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो फैला हुआ रहता है विद इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के साथ में, जो कि एम्बेडेड होते हैं इनसाइड इट। एम्बेडेड का मतलब है जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर वो फंसे हुए रहते हैं उस लाल लाल पार्ट के अंदर, उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर। दिस मॉडल इज कॉल्ड द प्लम पुडिंग मॉडल। इसी मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। पता लग गया क्यों बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल? क्योंकि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो एक प्लम के जैसा है, तरबूज के जैसा है। किसके अकॉर्डिंग? जे जे थॉमसन के अकॉर्डिंग। तो इसकी लिमिटेशन भी आती है। लिमिटेशन का मतलब है जो ये इसने थ्योरी दी थी वो फेल क्यों हो जाती है, ये सक्सेस क्यों नहीं हो पाई, इस थ्योरी में क्या कमी थी। तो क्या कमी थी इस थ्योरी में? लिमिटेशन में कमी पढ़ते हैं हम इस थ्योरी की। तो इसमें कमी थी इट कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट होते हैं जिसने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। गोल्ड फॉइल का मतलब है जो मेटल होती है ना, गोल्ड सोना होता है जो, उसकी पतली सी फॉइल बना के उसने एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि हम आगे देखेंगे। उसको बताने में ये फेल हो जाते हैं, इसलिए जो इनकी थ्योरी है प्रॉपर एक्सेप्ट नहीं की जाती, क्योंकि इसकी थ्योरी में बहुत बड़ी कमी थी, जो कि प्रॉपर एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। कुछ ना कुछ गलतियाँ थी इसकी थ्योरी के अंदर भी, जिसके कारण एक और साइंटिस्ट आते हैं जो इनकी कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो उन साइंटिस्ट का नाम होता है रदरफोर्ड।
तो रदरफोर्ड ने जो थ्योरी दी थी वो दी थी एटम के ऊपर रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। तो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है? रदरफोर्ड परफॉर्म द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट यूजिंग अल्फा पार्टिकल। जो रदरफोर्ड साहब होते हैं वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करते हैं अल्फा पार्टिकल का यूज़ करके। तो आइए रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, कैसे किया था, वो हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। रदरफोर्ड की थ्योरी को समझने के लिए हमने ये एटम ड्रॉ किया है। ये हमारे पास में गोल गोल एटम है। जो एटम रदरफोर्ड ने लिया है वो गोल्ड फॉइल का लिया है। गोल्ड फॉइल का मतलब है जो सोना होता है वो मैलिएबल होता है, उसको पीट पीट कर पतली चादरों के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो सबसे मैलिएबल एंड डक्टाइल जो मेटल है वो सोना ही है, गोल्ड ही है, इसलिए उन्होंने गोल्ड का यूज़ किया। तो वो क्या करते हैं, वो गोल्ड की फॉइल की इतनी पतली सी शीट लेते हैं ताकि एक पतली सी शीट के अंदर सिर्फ एक लेयर एटम की बचे, जिससे कि सिंगल एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। तो वो क्या करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल को इस एटम के ऊपर बौछार करवाते हैं, बम्बारमेंट करवाते हैं। किसके? अल्फ़ा पार्टिकल की। अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब होता है जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो। तो जो ये अल्फ़ा पार्टिकल अब इस एटम से बाहर निकल कर जाएगा, वो ऑब्जर्व करते हैं कि जैसा जे थॉमसन ने बताया वैसा रिएक्ट नहीं किया अल्फ़ा पार्टिकल ने, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है। तो उन्होंने देखा जो ये अल्फ़ा पार्टिकल है वो एटम के आर पार जा रहे थे बिल्कुल, लेकिन कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो कि इस एटम के अंदर आए और ऐसे इस डायरेक्शन के अंदर मुड़ रहे थे। तो बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर से एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो सेंटर से होता हुआ गया और वापस इसी सेंटर पर मुड़ गया। वो इसके आर पार तो बिल्कुल गया भी नहीं और किसी भी पॉइंट पर नहीं मुड़ा, वापस इसी पॉइंट के ऊपर वापस बैक हो गया जिस पॉइंट के ऊपर से आया था। तो इस चीज़ से हमें ये समझ में आता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर के अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर से हम इसके ऊपर किसी भी एटम के ऊपर बाहर से बौछार करवा रहे हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज अगर पूरे एटम के अंदर फैला हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज ने तो रिपेल करना चाहिए था जो बाहर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उस। लेकिन एटम ने ऐसा करने की बजाय क्या किया, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज को इसके अंदर से जाने दिया और कुछ एक को ऐसे बेंड कर दिया, थोड़े से पर मोड़ दिया। क्यों मोड़ा? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर होता है और वो छोटा होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बाहर फैला हुआ होता है अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर। अब एटम को कंपेयर कर सकते हो हमारी अर्थ के साथ में। जैसे हमारी अर्थ होती है, हमारी जो पृथ्वी है, धरती है, हमारी धरती को मानो आप कि वो एटम है, और जो धरती के ऊपर एक छोटा सा मटर का दाना होता है ना, उस मटर के दाने को मानो कि वो अर्थ का पॉजिटिव चार्ज है। तो ये मानो एटम है ना, एटम हो गया अर्थ। जो अर्थ है वो एक एटम है और जो मटर है वो एटम का यानी उस पृथ्वी का पॉजिटिव पार्ट है, ये मानो। तो आप इस चीज़ को सोच करके ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि एटम के अंदर कितना स्पेस खाली है, बहुत सारी जगह खाली है। यानी जो पॉजिटिव चार्ज है ना, जो मटर का दाना है, वो तो बिल्कुल सेंटर में है ना, अर्थ के सेंटर में है। यानी एटम के अंदर जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल छोटी सी जगह में है और वो थोड़ी सी जगह में है। तो इसका मतलब है एटम के अंदर जो बाकी खाली जगह बच गई वो बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर आ रहे थे, जो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे थे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर, इसलिए वो सीधे जा रहे थे, इसलिए वो आर पार हो जा रहे थे एटम के अंदर से। कुछ एक ही बैंड हुए हैं, कुछ एक ही पार्टिकल मुड़े हैं। तो हमने डायग्राम के थ्रू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को समझा। तो आइए अब इस रदरफोर्ड मॉडल की ऑब्जर्वेशन को भी देखते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या क्या एटॉमिक मॉडल के अंदर ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे निकल गए थे इस फॉइल के अंदर से, हमने देखा डायग्राम के अंदर। सम पार्टिकल वर स्लाइटली डिफेक्टेड, कुछ एक पार्टिकल ही थे जो बहुत कम संख्या के अंदर थे जो डिफेक्ट हुए थे। डिफेक्ट का मतलब वो थोड़े से मुड़ गए थे। वेरी फ्यू पार्टिकल बाउंस्ड बैक, बहुत कम पार्टिकल थे जो वापस बाउंस बैक हुए थे। बाउंस बैक का मतलब है जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते पर वापस लौट गए। तो इसके अंदर कंक्लूजन है, क्या कंक्लूजन निकलता है, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। ज़्यादा से ज़्यादा एटम के अंदर क्या होता है, खाली जगह होती है, जो कि हमने देखा। द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, और जो न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस होता है, वो छोटा होता है, डेंस होता है एंड पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। किसके ऊपर, जो सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वो घूमते रहते हैं। इसकी लिमिटेशन है इसी मॉडल की, रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन है, यानी कुछ ना कुछ गलती इन्होंने भी की, लेकिन ज़्यादातर चीज़ इन्होंने सही बताई।
लेकिन छोटी सी गलती भी किसी भी साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट को फेल कर देती है, जो कि इन्होंने भी की। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने ही बताई थी, लेकिन इन्होंने भी कोई गलती की जिसके कारण इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो जाता। और वो क्या गलती थी? वो गलती थी कि दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिर जाएंगे? डायग्राम से देखिए, रदरफोर्ड साहब बोलते हैं कि ये हमारे पास में एटम होता है और इस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज बीच में होता है। रदरफोर्ड ने बोला जो एटम होता है वो बिल्कुल ऐसे राउंड शेप का होता है। रदरफोर्ड ने बोला जो एटम होता है वो ऐसे राउंड शेप का होता है, और जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो वो रिवॉल्व करते 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 वो ऐसे पॉजिटिव चार्ज के अंदर गिर जाने चाहिए। और ये इलेक्ट्रॉन घूमते 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 पॉजिटिव चार्ज में क्यों गिरेंगे? इसके लिए फिजिस्ट ने बोला क्योंकि कोई भी चीज़ मूव करती है, गति करती है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो एक टाइम के बाद में वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देती है, उसकी एनर्जी कम होती जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बाइक के अंदर फ्यूल डालते हैं, तो एक टाइम के बाद में बाइक के अंदर का जो फ्यूल होता है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में बाइक रुक जाती है। सेम इसी तरीके से अगर कंटिन्यूस ये इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर रहे हैं, तो मूव करते करते ये इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे, तो एक टाइम आएगा जब ये मूव करेंगे, इसकी एनर्जी कम होगी तो ये अंदर की तरफ मूव करने लग जाएंगे, और भी एनर्जी कम होगी तो और भी अंदर जाएंगे और भी अंदर जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा अंदर जाते जाते ये पॉजिटिव चार्ज के अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जिसके कारण नेगेटिव चार्ज आने के कारण इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो ये एटम है वो तो कोलैप्स हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब है हमारी कोई भी संसार की कोई भी चीज़ है वो छोटे से छोटे एटम से मिलकर बनी है, तो इसका मतलब हमारी बड़ी बड़ी इमारतें कुछ टाइम के बाद में वो तो नष्ट हो जानी चाहिए, गिर जानी चाहिए। क्यों गिर जानी चाहिए? क्योंकि एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो इस चीज़ के बारे में रदरफोर्ड साहब नहीं बता पाए, इनको बताने में वे फेल हो गए, जिसके कारण इनका जो मॉडल है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, इनकी जो एक्सपेरिमेंटल थ्योरी थी वो फेल हो जाती है। तो ओके गाइस, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आगे करेंगे तो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, और इसी तरीके से आसान से नोट्स पाने के लिए कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर आपको नोट्स चाहिए हैं ऐसे ही आसान लैंग्वेज में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता दीजिए। ईजी एक्सप्लेनेशन एंड ईजी लैंग्वेज में नोट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, बाय बाय।